नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नीदरलैंड के दौरे पर हैं और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नीदरलैंड दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के बाद से भारत यूरोप आर्थिक संबंधों को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दौरा बेहद ही खास है। सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन और साथ ही स्वच्छ ऊर्जा और निवेश जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग की ओर मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत एसटीएफ ने व्यापार और निवेश संबंधों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड के साथ सहयोग की नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए यह यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया से बढ़ते तनाव के बीच यूएई के समर्थक में भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। उन्होंने कहा कि यूएई पर हुए हमले की भारत कड़ी निंदा करता है और नई दिल्ली हर परिस्थिति में अबू धाबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कठिन परिस्थितियों में भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए यूएई सरकार और शाही परिवार की सराहना भी की। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। यूएई यात्रा उनके विदेश दौरे का पहला चरण था। यूएई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और साथ ही इटली की यात्रा करेंगे। नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया है। और नीदरलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया है और ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत में ये कार्यक्रम किया गया है। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और हमारे साथ फोन लाइन पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। संदीप जी, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं और कल अबू धाबी में थे और आज नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं। देखिए अनीता जी, जिस तरीके से मोदी जी की ये प्रस्तावित 5 देशों की जो यात्रा है, इसमें मोदी जी नीदरलैंड पहुंच चुके हैं और कल वो यूएई में थे। और जिस तरीके से उनकी ये यात्रा है, ये ऐसे समय में है जब देश में चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस की, सीएनजी की किल्लतें हैं। तो कहीं न कहीं मोदी जी की ये कोशिश है कि हिंदुस्तान में या ये भारत में वो दिक्कतें ना आए और हम इस तरीके की कोई डील करें इन देशों के साथ में कि भाई हमें गैस लगातार आपूर्ति होती रहे और हमारा जो आम आदमी है या खास आदमी है उनको समस्या ना आए और जो डीजल पेट्रोल की मार पड़ रही है इस मार से भी बचा जा सके। क्योंकि आपने देखा होगा जब से ये ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है और होर्मुज में जिस तरीके से डिस्टर्बेंस है, वहां पर कई देशों के जहाज भी डूब चुके हैं, उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। तो ऐसे में इन चीजों को स्मूथली बनाए रखना बड़ा चैलेंजिंग हो गया है सभी देशों के लिए। तो मुझे लगता है मोदी जी की यही कोशिश है कि इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए और कैसे हम यूरोपियन कंट्री के साथ अपनी डील को आगे बढ़ाए और कैसे हम जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ से डीजल, पेट्रोल और गैस हमें मिलती है, कैसे उनके साथ संबंधों को मजबूत करें और एक दूसरे के साथ खड़े होकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। बिल्कुल, ऐसे में कल प्रधानमंत्री जो थे वो अबू धाबी में थे और आज नीदरलैंड पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में भारत के लिए कितना खास रहेगा ये दौरा 5 देशों का, संदीप जी? ठीक है, जिस तरीके से मोदी जी ने 5 देशों का ये दौरा निर्धारित किया है अपना, तो मुझे लगता है भारत के लिए खास रहना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान अभी कई चीजों पर फोकस कर रहा है। जिस तरीके से एक गैस की बात हो, गैस की किल्लत बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल की किल्लत बढ़ी है, आपको खाद की दिक्कत बढ़ी है, आपका दूध की कीमत लगातार बढ़ रही है और भी कई सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हिंदुस्तान को काम करने की जरूरत है। ये कई देशों के साथ मिलकर के हमें एक साझा प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, डेवलपमेंट
एम्प्लॉयमेंट पे काम करने की जरूरत है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन पे काम करने की जरूरत। तो मुझे लगता है कोई ना कोई विकास का ऐसा इन्वेस्टमेंट मोदी जी लेकर के आ सकते हैं जिससे हिंदुस्तान में जो समस्याएं हैं वो कुछ कम हो। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी। वहीं भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालीन और एलपीजी आपूर्ति, रक्षा और साथ ही शिपिंग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अबू धाबी ने भारत में कुल 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से मुलाकात की और इस दौरान उच्च बैठकें भी हुई है। आधिकारिक बयान के मुताबिक इस 6 समझौतों में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और साथ ही संबंधित रूपरेखा भी शामिल है, जो कि रक्षा, औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिक साझाकरण और साथ ही इनोवेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। और इसके तहत दोनों देशों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अलावा सैन्य उपकरणों की संयुक्त विकास की संभावना का पता लगाने पर सहमत हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को ऊर्जा, रक्षा, बुनियादी ढांचों और साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अहम बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण और साथ ही भारत के राष्ट्रीय संरचना एवं निवेश कोष को भारत के संरचना क्षेत्र में 1 अरब अमेरिकी डॉलर तथा निवेशकों की संभावनाओं को पता लगाने की योजना शामिल है। पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों को संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और नीट पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता। पेपर लीक का मास्टरमाइंड जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है और नीट पेपर लीक केस में अब तक 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नीट पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता मिली है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया। सीबीआई ने उस कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है जिसने परीक्षा से पहले ही छात्रों को सवाल और उसका जवाब जो है लीक कर दिया था। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपी का नाम पीवी कुलकर्णी है, जो एक केमिस्ट्री लेक्चरर है और एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था और इसी वजह से उसे प्रश्न पत्रों तक पहुंचना में आसानी मिली थी। जांच में सामने आया कि उसने इसे पहुंचने का फायदा उठाकर पेपर लीक करके पूरा खेल रचा। सीबीआई जांच में पता चला है कि अप्रैल 2026 के आखिरी सप्ताह में कुलकर्णी ने अपने नेटवर्क के जरिए कुछ छात्रों को इकट्ठा किया और इस काम में उनकी मदद मनीषा नाम की महिला भी कर रही थी, जिसे सीबीआई ने 14 मई को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि पुणे स्थित अपने घर पर कुलकर्णी ने छात्रों के लिए खास सीक्रेट कोचिंग क्लास भी चलाई और इस क्लासों में वो सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बोल बोलकर छात्रों को लिखवाता था।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि छात्रों की नोटबुक में लिखा एक सवाल और जवाब 3 मई 2026 को हुए असली नीट यूजी पेपर में हूबहू मेल खाता रहा। और ऐसे में सीबीआई के मुताबिक इस पूरे रैकेट में कई बिचौलिए भी शामिल है जो छात्रों को तलाशते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे। जांच में सामने आया कि छात्रों से लाखों रुपए लेकर उन्हें इस स्पेशल क्लासेस में बैठाया गया था। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर अब बड़ा विवाद जो है वो सामने आया है। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटिंग और विदेशी नागरिकों द्वारा मतदान किए जाने के आरोपों की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि चेन्नई और मदुरो एयरपोर्ट पर कई विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है जिनकी उंगलियों पर वोटिंग के दौरान लगाई जाने वाली स्याही के निशान मिले थे। जांच में सामने आया कि इनमें से कुछ लोग विदेशी नागरिकता जो है वो ले चुके थे, लेकिन कथित तौर पर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट डाल चुके थे। खबरों की माने तो श्रीलंका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों की नागरिकता रखने वाले लोगों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोट डालने का आरोप है और अब पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आखिर इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में कैसे रहे। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बावजूद ये मामला सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी दलों भी लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोटिंग के आरोप लगाते रहते हैं और अब चुनाव आयोग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है और एजेंसियां मिलकर फर्जी वोटिंग के नेटवर्क की जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले ने तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर 3 रुपए प्रति लीटर जो है वो टैक्स बढ़ाते हुए अब वो बड़ी जानकारी साझा की है। बता दें कि टैक्स जो है 16 मई से लागू की जाएगी और इसके साथ ही सरकार ने डीजल और एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स में कटौती भी की है। नई व्यवस्था के तहत डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 16.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ ड्यूटी को 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया है और इससे पहले डीजल पर 23 रुपए और एटीएफ पर 33 रुपए प्रति लीटर तक टैक्स लगाया जाता था। बताया जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव, ईरान युद्ध और होर्मुज संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और इसी बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें भी 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और एक्सपोर्ट से होने वाले अतिरिक्त मुनाफे को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठा रही है। इसका असर खासतौर पर बड़े रिफाइनरी और एक्सपोर्ट कारोबार पर पड़ सकता है। वहीं बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर एफआईआर दर्ज हुई है। चुनावी रैली में भड़काऊ बयान का आरोप है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी जो है वो मुश्किलों में पड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोलकाता के विधानसभा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी का भी जिक्र है। एफआईआर के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने 5 मई को चुनावी नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद ये शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में सरकार ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि अभिषेक बनर्जी ने 27 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित कई चुनावी कार्यक्रमों में भड़काऊ टिप्पणी की थी और आरोप लगाया गया है कि इन भाषणों में आपसी दुश्मनी को बढ़ावा मिलने और साथ ही सार्वजनिक शांति भंग हुई है। इसमें से ये भी लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी गई है और इनमें से कई धाराएं जो है वो गैर जमानती हैं जो दंगों के लिए उकसाना, कई समूहों के बीच नफरत फैलाना और गंभीर धमकियों देने से संबंधित है। और इस शिकायत में अभिषेक बनर्जी के विवादित बयानों की वीडियो और लिंक भी प्रमाण के तौर पर सौंपा गया है। वहीं इजराइल लेबनान के बीच एक बार फिर से सीज फायर जो है वो बढ़ गया है। 45 दिनों तक नहीं होगा कोई भी हमला। वॉशिंगटन में हुई है बड़ी बातचीत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ा सीज फायर, 45 दिनों तक नहीं होगा कोई हमला और वॉशिंगटन में हुई सफल बातचीत। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एक अच्छी खबर निकलकर अब सामने आई है, जहां पर इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर को और बढ़ा दिया गया है और इसे लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन में बातचीत भी हुई है और इस वार्ता में इजराइल और लेबनान ने अपने सीज फायर को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गया है। अमेरिका विदेश विभाग ने सीज फायर की तारीख बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। दरअसल ये सीज फायर रविवार को समाप्त होना था और ऐसे में एक बार फिर से सीज फायर को 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ये 2 दिनों की समर्थक बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है
और ऐसे में इसके अलावा अब 2 और 3 जून को भी बातचीत होगी। बता दें कि इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के बीच की अस्थिरता शांति संधि रविवार को समाप्त होने वाली थी और ऐसे में इस सीजफायर को एक बार और बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा दोनों देशों के बीच स्थायी शांति, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूर्ण मान्यता को, उनकी साझा सीमा पर वास्तविक सुरक्षा की स्थापना को बढ़ावा देगी। पश्चिम एशिया में शांति कायम रखने की दिशा में एक राहत देने वाली एक खबर सामने आई है। इजराइल और लेबनान ने अपने बीच चल रहे भारी तनाव और संघर्ष को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और दोनों देशों के बीच 45 दिनों के लिए सीज फायर फिलहाल बढ़ा दिया गया है। पंजाब के होशियारपुर में गहरे बोरवेल में गिरे मासूम को देर रात सकुशल बाहर निकाल लिया गया और ये बच्चा बोरवेल में 90 फीट नीचे फंसा हुआ था। रेस्क्यू के लिए बोरवेल में कैमरे लगाए गए और 4 जेसीबी से खुदाई कराई गई और 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात रेस्क्यू टीम को कामयाबी मिली और उन्होंने मासूम को बचा लिया और इस रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही लोकल प्रशासन के लोग भी शामिल हुए। बता दें कि डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहे। ऐसे में शुक्रवार शाम को बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इसके साथ ही 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह बच्चे को बाहर निकाला गया। देर रात मिली कामयाबी के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एजेंसियों और मासूम वंश के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि घटना जो है होशियारपुर के चक सावा गांव की बताई जा रही है। गौरतलब है कि बोरवेल से निकलने के बाद बच्चे की जांच के लिए अस्पताल उसे ले जाया गया और उसे इस बोरवेल में फंसे रहने के दौरान कई मेडिकल समस्याएं तो नहीं हुई, लेकिन उसकी जांच के लिए फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बच्चे के सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया और सभी ने राहत की सांस ली। बच्चे के माता पिता और अन्य परिवार वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम का धन्यवाद किया। हमको इन्फॉर्मेशन लगभग 5 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारी टीम क्या है पहले से अलर्ट रहती है किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी डिजास्टर में काम करने के लिए। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली हमारी वहाँ से 15 मिनट। ये जो मशीनरी लगी थी ये आपकी या कैसे है? जो जितने भी जहाँ जब भी ये ऑपरेशन होता है तो ये क्या है पहले से कोऑर्डिनेट हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है। तो पहले से ही हम जैसे ही वहाँ से मार्च मूव करते हैं तो हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके उनसे पहले से ही हम बता देते हैं कि मतलब यहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन है, वहाँ हैवी जेसीबी है, मशीन की जरूरत पड़ेगी और भी मतलब हाइड्रा, चाटी, ट्रैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। वो हम पहले से। सर बच्चा नीचे सही सलामत था? सही सलामत था। बच्चा बात कर रहा था आपसे? बच्चा रो रहा था उसको जैसे, क्योंकि वो काफी देर से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बच्चे को कोई भी तरह से आंच नहीं आई है। सुरक्षित तरीके से हमने। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बंगाल के असनसोल में भारी बवाल देखने को मिल रहा है। लाउड स्पीकर नियम पर भड़की भीड़, पुलिस चौकी पर पथराव किया गया है और तोड़फोड़ किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के असनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले इलाके में शुक्रवार रात को तनाव देखने को मिला। बंगाल के असनसोल में भारी बवाल देखने को मिला है। लाउड स्पीकर नियम पर भड़की भीड़ है और ऐसे में पुलिस स्टेशन पर ये भीड़ जो है बेकाबू हो गई। पुलिस चौकी पर पथराव किया है और तोड़फोड़ किया है, जिसके बाद से स्थिति जो है पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गई है। लाठीचार्ज के बाद हालातों को किसी तरह से काबू में लिया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने और आवाज कम रखने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के दौरान एक पुलिस चौकी पर हिंसक मामला सामने आया है। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस चौकी पर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस वाहनों को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन ने सरकार के आदेश अनुसार असनसोल के कई हिस्सों में लाउड स्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा के भीतर रखने की अपील की थी और इसी सिलसिले में शुक्रवार देर रात जागीर मोहल्ला और कसाई मोहल्ला इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत और शुरू हो गई, जिसके बाद से ये जागरूकता अभियान भी चलाया गया। लेकिन शाम होते होते अभियान ने राजनीतिक और हिंसक रूप ले लिया। अचानक बड़ी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की बुरी हार का सामना करना पड़ा और आजादी के बाद पहली बार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को टीएमसी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई और उन्होंने अपने उम्मीदवारों से पार्टी को फिर से खड़ा करने की अपील की।
ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कालीघाट में अपने आवास पर टीएमसी उम्मीदवारों के साथ हुई बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद पार्टी संगठन फिर से उठ खड़ा होगा और इस बैठक में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। पार्टी के सूत्रों के माने तो ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगी। जो लोग पार्टी में बने रहेंगे उनसे मैं कहती हूं कि क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालय का पुनर्निर्माण कीजिए, उन्हें फिर से खोलिए और जरूरत पड़ने पर भी फिर से मैं उन्हें खड़ा करूंगी। टीएमसी सब अभी झुकेगी नहीं और जनादेश लूट गया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से बैठक में कई बार ये कहा गया है और ऐसे में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं आईपीएल 2026 के मैच के बाद से पॉइंट टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ये मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट और चेन्नई सुपर किंग की टीमों के बीच खेला गया और इस मैच में लखनऊ ने 60 विकेट से जीत हासिल करके चेन्नई को बड़ा झटका दिया है। चेन्नई सुपर किंग को सीजन में छठी हार का सामना करना पड़ा। पिछले 3 मैचों में लगातार जीत हासिल करने के बाद से उसने प्लेऑफ की उम्मीद को मजबूत कर लिया था, लेकिन इस हार में भारी नुकसान हुआ है। उसने अब 12 मैचों में 12 पॉइंट ही किए हैं और ऐसे में पांचवें से छठे स्थान पर वो पहुंच गई है, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स की टीम को फायदा हुआ है। राजस्थान की टीम अब छठे से 5वें नंबर पर आ गई है और उसके भी 11 मैचों में 12 पॉइंट है। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जॉयंट को इस जीत के बाद कोई भी फायदा नहीं हुआ है और वो अभी भी 10वें स्थान पर मौजूद है। लखनऊ सुपर जॉयंट के अब 12 मैचों में 8 पॉइंट हो गए हैं। लखनऊ के अलावा मुंबई इंडियंस को भी 8 पॉइंट ही मिले, लेकिन ये नेट रेट के चलते 9वें स्थान पर मौजूद है और इन दोनों टीमों के अलावा केकेआर की टीम ने भी अभी तक 4 मुकाबले ही जीते। हालांकि उन्होंने एक मैच बारिश के चलते वो मैच जो है वो धुल गया, जिसके चलते 9 पॉइंट लेकर वो 8वें नंबर पर बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।